और चंद स्टूडेंट्स ने बल्कि फीमेल स्टूडेंट्स ने भी मुझे कहा कि उनको इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई, तो मैं उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ। इस क्वेश्चन की जो मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, इसकी आपने सबसे पहले जो मैंने आपको जिसका गाइड किया था, तो उस गाइडेंस के मुताबिक आपने सबसे पहले ऐसे करना है। ये स्क्रीन नज़र आ रही है ना आपको? स्क्रीन नज़र आ रही है? काइंडली मुझे रिस्पॉन्ड करें ताकि मुझे पता लग सके कि आप लोग एक्टिवली सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। अच्छा, अरीज आपको मैंने इसमें ग्रुप का वो किया है, पिन किया, तो आप उसको जो भी आए ना लॉबी में उसको इंटर कर दें। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये जो प्रीवियसली मैंने डिस्कस किया था, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा तवज्जो दें इसको, थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करें, कोई मुश्किल नहीं है। आपने 2-3 चीज़ों को अपने मद्देनज़र रखना है, जहन में रखना है, और आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको देखना है कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में आपको जो गिवन है वो कैश फ्लोज गिवन है, कैश फ्लोज ऑफ इक्विटी एंड कैश फ्लो ऑफ फर्म। तो जिसको ये पहली बात समझ आ गई वो ओके, यानी जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन है रेज हैंड वाला वो कर दी, ताकि उनको ये कंफर्म हो जाए मुझे कि ये इनको समझ आ गई कैश फ्लोज के बारे में, कि कैश फ्लो क्या होता है। अच्छा, अरीज को समझ आ गई कैश फ्लो का, नेहा को आ गई, और शायान को नहीं आई। कैश फ्लो बेसिकली आपको गिवन होंगी, ये कैश फ्लोज जो कि आपको डिफरेंट टाइम पीरियड्स में, कमिंग टाइम पीरियड में, आने वाले वक्त में, आप ईयर 1, 2, 3 के बजाय आप इसको कहते हैं ईयर 25, ईयर 2026, 2027, 2028, 2029, आने वाले वक्त में आपको एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज आनी है। ज़रूरी नहीं है $50 है, ये $100, $500, $10,000 मुख्तलिफ अमाउंट हो सकती है। तो ये आपको गिवन होगा, ये दिया जाएगा। अगर आपको कहा जाएगा कि वैल्यू ऑफ द इक्विटी ऑफ द फर्म फाइंड करें, तो अगर आपने इक्विटी की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्विटी किसे कहते हैं? इक्विटी कहते हैं कि क्लेम ऑफ द ऑनर अगेंस्ट द एसेट ऑफ द बिजनेस, यानी जो आपके पास एसेट है, कोई शेयर है, कोई बॉन्ड है, डिबेंचर है, कुछ भी है, उस एसेट के अगेंस्ट आपके पास जो क्या कहेंगे उसको, आपके पास जो वैल्यू आएगी, कैश इनफ्लोज आएंगी, उन कैश इनफ्लोज को आपने, एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज को जो है वो आपने यहाँ पर गिवन होंगी आपको, और उसको आपने कैलकुलेट करना है, इक्विटी उससे कैलकुलेट, उसकी जो मल्टीपल टाइम पीरियड में आने वाले वक्त में मुझे कैश मिलेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू आपने डिटरमिन करनी है। ठीक है ना, तो उसकी करंट वैल्यू क्या होगी जो आने वाले वक्त में मुझे कैश इनफ्लो आएगा, तो उसकी करंट वैल्यू, इस यानी फ्यूचर की वैल्यू को आज की वैल्यू में कन्वर्ट करके देखना, इसको कहते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो। यानी फ्यूचर को जो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद पैसे मिलेंगे, तो उसकी आज क्या वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल मैंने जैसा आपको कहा कि आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया है अमाउंट, और उन्होंने कहा कि आफ्टर 5 ईयर यू विल बी गिवन, यू विल बी पेड 1 million rupees इफ यू इन्वेस्ट 1 lakh per month, so after 5 years you will be given 10 lakh। तो आप कहेंगे यार मैं तो 5 सालों में 5 लाख दूंगा और मुझे 10 लाख मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये इस तरह कैश इनफ्लोज को, तो जो 1 million आफ्टर 5 ईयर मिलेगा उसकी आज क्या वर्थ होगी, उसकी क्या वैल्यू होगी, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डिस्काउंटेड कैश फ्लो का। ठीक है ना, तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डिस्काउंट क्या करते हैं कि हम वो जो रेट है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ कैपिटल, उसको हम आज की तारीख में कैलकुलेट करते हैं, और उसका तरीका क्या है, उसका फार्मूला है।
उसका फार्मूला मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किया था, यहाँ पर ये फार्मूला, ये जो मैंने कैलकुलेट किया था। और फार्मूला क्या था? डिस्काउंटेड कैश फ्लोज का फार्मूला था कि सबसे पहले आपने जो फिगर है 1 प्लस, यानी आपने जो आपके पास फैक्टर है इंटरेस्ट फैक्टर वो कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट फैक्टर के लिए आपने 1 प्लस रेट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ कैपिटल जो आपको गिवन होगा वो ऐड करना है, 1 के साथ ऐड करना है। इस केस में जो गिवन क्वेश्चन था, इस केस में मुझे जो फैक्टर गिवन था, कौन बताएगा? ये शाबाश, मैंने सामने क्वेश्चन रखा हुआ है, कौन सा रेट था जो कि मैंने कैलकुलेट किया था इंटरेस्ट फैक्टर में। टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो मैंने 13.625% की वैल्यू ली। मैंने कहा था कि 13.625% जो है, जब 13.625% को आप सारे कैलकुलेटर ऑन करें, ठीक है, और मैं यहाँ पर कैलकुलेटर आपके सामने कैलकुलेटर निकालता हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपके सामने कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो आप खुद देख लीजिएगा कि ये वैल्यू क्या बनती है। बिल्कुल वही वैल्यू बनेगी जो वैल्यू आपने वहाँ पर कैलकुलेट की। प्लीज़ वेट, ये कैलकुलेटर मेरा ऑन हो जाए इसमें। अच्छा, ये मैंने कैलकुलेटर ऑन किया। इसमें सबसे पहले तो मैं ये जो गिवन है 13.625, इस 13.625 को कन्वर्ट करता हूँ इनटू फ्रैक्शन में, ये परसेंट में गिवन है। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। तो आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिनको बेसिक मैथमेटिक्स आती है? शाबाश, रेज योर हैंड जिनको बेसिक मैथमेटिक्स आती है। शाबाश, नेहा को आती है, अरीज को आती है, लाइबा को भी आती है। यानी आपने परसेंटेज को कन्वर्ट करना है इनटू फ्रैक्शन। सो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, सो यू विल डिवाइड द परसेंटेज वैल्यू डिवाइड बाय 100। तो व्हेन यू डिवाइड करते हैं, जब आप करते हैं डिवाइड बाय 100, सो यू विल गेट 0.13625। आपके पास ये आ गई। तो सबसे पहले काम मैंने स्टेप नंबर 1 आपको जो समझाया वो आपने याद रखना है। और वो क्या था? वो आपने कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज को फ्रैक्शन में। ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप नंबर 2, इसको 1 के साथ ऐड करें। स्टेप नंबर 2, तो इसको प्लस 1 के साथ ऐड करें। तो 1 के साथ ऐड करूंगा तो मेरे पास आया 1.13625, 1.13625। तो 1.13625 जो है मेरे पास कैलकुलेट हो गया इंटरेस्ट फैक्टर। ठीक, ये मैंने इंटरेस्ट फैक्टर कैलकुलेट कर दिया। अब इस इंटरेस्ट फैक्टर को मैंने 5 इयर्स के लिए यूज करना है। इस इंटरेस्ट फैक्टर तो मैंने 5 दफा ये लिख लिया, लेकिन पहले साल के लिए मैं यही इंटरेस्ट फैक्टर लूंगा और इसका रेस्ट टू पावर ले लूंगा 1। जब दूसरा साल आएगा, दूसरा साल, तो इसको मैंने 1 नहीं लेना, इसको मैंने लेना है 2। यानी इसके ऊपर रेस्ट टू पावर 1 के बजाय क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तीसरे साल के लिए रेस्ट टू पावर 3। ये 1 2 3 क्या इंडिकेट करे? नंबर ऑफ ईयर 4। फिफ्थ ईयर के लिए आ जाएगा 5, इसकी वैल्यू भी 5, टर्मिनल वैल्यू भी मैंने 5। तो ये आपने देख लिया कि मैंने जो कैलकुलेट किया था इंटरेस्ट फैक्टर, इसकी मैंने नेक्स्ट स्टेप में पहले मैंने इसको कन्वर्ट किया इनटू फ्रैक्शन, दूसरे स्टेप में मैंने कन्वर्ट प्लस किया 1 के साथ, तीसरे स्टेप में मैंने उसकी रेस्ट टू पावर 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ ईयर, जिस साल ये ऐड होता जा रहा है उस साल मैंने उसको उसकी पावर ले ली। यहाँ तक समझ आ गई? कौन सा स्टूडेंट है जिसको यहाँ तक समझ नहीं आई? आप रेज करें हैंड और पूछ सकते हैं ओपनली। ये तीनों स्टेप समझ आ गए? क्योंकि यही स्टेप आपने दूसरा जो वैल्यू ऑफ फर्म है उसके लिए भी आपने यही कैलकुलेट करना है, ठीक है ना? तो दूसरे के लिए भी करना है। कोई क्वेश्चन है माइंड में? हेलो सर।
जी जी बच्चे। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि अभी हमने कैलकुलेट किया क्या है? हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकाला है, वो हमने, और निकाला हमने किसके लिए? कैश फ्लो इक्विटी के लिए इंटरेस्ट फैक्टर के साथ। अच्छा, सबसे पहले एक मिनट में जरा ये, असल में पंखे की शोर की वजह से आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही थी। अब मैं आपसे सही तरह डिस्कस करता हूँ। आपने क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें प्लीज़। अच्छा सर, मैं कह रही हूँ हमने कैलकुलेट इस वक्त किया क्या है? हम लोगों ने कैश फ्लो ऑफ इक्विटी कैलकुलेट किया है। अच्छा, मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप जानना चाह रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि अच्छा आप अपने रजिस्टर पे ये नोट करें। देखिए, मैंने ये कहा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है और ये निहायत ही आसान है, इसलिए थोड़ा सा इसको समझ लें जी और मेरे स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले मैंने स्टेप लिया था सर। कि क्वेश्चन में मुझे गिवन था, क्वेश्चन में मुझे ये गिवन था, क्या गिवन था? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी किस में गिवन है, आपको नजर आ रहा है? ये सामने। 13.625 ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। जी ये क्या है? कॉस्ट ऑफ जी। इक्विटी। ये कॉस्ट परसेंटेज ऑफ में गिवन इक्विटी। है, इसमें परसेंटेज गिवन 13.625। इसको आपने स्टेप नंबर 1 में कन्वर्ट करना है इनटू फ्रैक्शन। तो स्टेप नंबर 1 में है कि कन्वर्ट करें, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। ये मैं क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं कन्वर्ट, ताकि मुझे आगे आसानी हो कैलकुलेट करने में प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ठीक है। स्टेप नंबर 2, ये कुछ स्टेप्स मैं आपके साथ रिपीट करूंगा, आप अपने पास नोट करें। इन्हीं स्टेप्स पे फॉलो करेंगे तो आपको क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब मैंने कन्वर्ट कर दिया 3.12625। अगला स्टेप क्या है? इसको मैंने ऐड कर देना है 1 के साथ। यानी फर्स्ट स्टेप ये था कि मैंने नंबर 1 में इसको इक्वल टू 13.625% को कन्वर्ट किया, डिवाइड किया इनटू 100, तो ये मेरे पास फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन के बाद मैंने इसको अगले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट करने के बाद आपको ने इसको ऐड करना है किसके साथ? 1 के साथ। वन के ऐड करें साथ। 1 के साथ। ठीक। जब ऐड हो सर, जाएगा इसको 1 के वन के साथ साथ, हमने क्यों ऐड करना है? क्यों ऐड करना है? क्योंकि हमारे पास जो डिस्काउंटेड फैक्टर का फार्मूला है, अब मैं दोबारा उस पॉइंट की तरफ आता हूं जो मैंने कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन की थी। जब मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा था उस वक्त मैंने बताया था कि आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी को फाइंड आउट करने के लिए जितनी भी कैश फ्लोज गिवन होती है, चाहे वो फर्म की हो या इक्विटी के हो, तो आपने उसको डिवाइड करना है, वन डिवाइड करना है 1 प्लस के ई। के ई बेसिकली कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के साथ ये 1 डिवाइड बाय 1 प्लस के ई क्या चीज है? इसको हम कहते हैं डिस्काउंटेड इंटरेस्ट फैक्टर। ये आपकी फ्यूचर की वैल्यू को प्रेजेंट में कन्वर्ट कर देता है। ये फॉर्मूला जो है ना, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस के जी ई, ये फॉर्मूला जो है ये आपकी फ्यूचर की वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है इनटू प्रेजेंट वैल्यू। अंडरस्टैंड? तो आपने जी सर। इसमें जो है, आपने स्टेप नंबर 2 में क्या किया था? मैंने आपको बताया कि ऐड 1 करें। जब ऐड 1 हो जाए तो अगला स्टेप आता है कि आप इसकी पावर ले लें, एक्सपोनेंशियल पावर, पावर का साइन ये वाला है, वो ले लें और n कर दिया। n क्या है? वो साल, यानी फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड ईयर है तो सेकंड लिखेंगे, थर्ड ईयर है तो थर्ड ईयर लिखेंगे। जिसा मैं अब आपके सामने दोबारा कर देता हूं कि मैंने इसको कहा कि आप सबसे पहले कैलकुलेट करें, सबसे पहले आप इसमें कैलकुलेट करें 13.625 डिवाइड बाई 100, इसको आप फैक्टर में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले मैंने इनको फैक्टर में कन्वर्ट करा दिया। जब इन्होंने कर दिया तो मैंने फिर अगले 5 साल के लिए मेरे पास यही फैक्टर यूज होगा, यही वैल्यू यूज होगी फ्रैक्शन की। लेकिन इसको पहले साल इसकी जो पावर है वो रेस्ट पावर 1 ही रहेगी, तो इसकी जो पावर है वो 1 ईयर के लिए होगा। जब सेकंड ईयर आएगा तो मैं इसकी पावर 1 के बजाय 2 कर दूंगा। ये जो फार्मूला मैंने आपके सामने बताया, ये आप कहेंगे कि सर ये कैसे पता लगा? तो ये फार्मूला हमें इस जो हमारा कंसेप्चुअल डिस्कशन है इसके ऊपर लिखा हुआ है, 1 प्लस के ई की पावर टी, 1 प्लस के ई की पावर टी। तो आपने इसको फैक्टर को फाइंड आउट करना है, यानी पहले मैंने ये फाइंड आउट किया और पावर लेने के एक क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने भी नहीं किया
कि सर हमने जो ये लिया ये तो 1 के साथ ऐड करना था, तो 1 के साथ ऐड करने के बाद पावर लेनी है, ठीक है ना। 1 के साथ ऐड करने के बाद जो स्टेप नंबर 2 था, 1 के साथ ऐड करने के बाद पावर लेनी है। तो देखिए मैंने 1 के साथ ऐड किया, फिर दूसरे साल में भी इसी तरह इसको 2 कर दूंगा, फिर तीसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, शाबाश कौन बताएगा, तीसरे साल के लिए हो जाएगा 3, चौथे साल के लिए रेस्ट टू पावर 4, 1 प्लस F8 ये है 0.13625, तो चौथे साल के लिए 4 हो जाएगा, ये 4 और ये 5th, ये नेक्स्ट ईयर के लिए 5th। आसान, सिंपली आपने उसकी पावर ले लेनी है, रेस्ट पावर ले लेनी है और ये कैलकुलेट। अब देखें आपने 1 प्लस ये जो इंटरेस्ट फैक्टर फाइंड आउट किया है 1 प्लस के ई यानी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है रेस्ट टू पावर टी जो है टाइम पीरियड, ये कहां से फाइंड आउट हुआ, तो ये यहां से फाइंड आउट हुआ, दिस इज द 1 प्लस के ई रेस्ट टू पावर टी, तो ये टी मैंने इसके साथ फाइंड आउट कर लिया। यहां तक जिसको समझ नहीं आई तो वो पूछ सकते हैं, ऐड 1 करने के बाद पावर ले ली, तो मैंने 3 स्टेप किए हैं। अभी आगे जाऊं, यहां तक समझ आ गई आपको, अच्छा यहां तक समझ आ गई। अब अगला स्टेप क्या होगा, इसको अगले स्टेप करना है डिवाइड बाय इसको डिवाइड बाय 1। डिवाइड बाय 1 करने के बाद मेरे पास ये वाला जो पहला हिस्सा है जिसको हम कहते हैं डिस्काउंटेड फैक्टर, ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कहलाते हैं, ये कहलाता है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। जब डिवाइड कर देते हैं यानी ये जो वैल्यू मैंने कैलकुलेट की थी इसी वैल्यू को मैं 1 पे डिवाइड कर दूंगा, पहले 1 लिखना है, 1 लिखकर फिर डिवाइड का साइन, और आपने मैन्युअली डिवाइड करना है, डिवाइड बाय जो आपने लास्ट स्टेप लिया था, क्या किया था, पावर ली थी, तो ये आपने डिवाइड किया। अब ये वही वैल्यू है, इसको मैं थोड़ा सा क्योंकि राउंडिंग ऑफ डेटा आपके पास कैलकुलेशन में भी ज्यादा आएगा, आप लास्ट 4 डिजिट्स लें, तो देखें 8801 वही कैलकुलेट हो गया ना। आप इसको कैलकुलेट करने के बाद यहां पर मैं ड्रैग कर रहा हूं तो आप देखेंगे कि डिवीजन के बाद सारी वैल्यूज जो हैं वो डिवाइड होने के बाद आपके पास वही आई हैं जो यहां पर मैंने कैलकुलेट की थी। तो फिफ्थ ईयर के लिए आप देखें दोनों की वैल्यू सेम आई है, ठीक है ना, इंटरेस्ट फैक्टर। तो मैंने ये क्या किया, 1 पे डिवाइड किया, तो ये वाला हिस्सा जो था ना स्टेप 1 टू स्टेप 4, ये एक हिस्सा था और इसका नाम था डिस्काउंटेड कैश फ्लो कन्वर्ट को प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर को फाइंड आउट करना। अब ये डिस्काउंटेड कैश फ्लोज कब बनते हैं, जब हम हर साल की कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करते हैं हर साल की प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के साथ, जिसको मैंने कलेक्टिवली प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कहा। ये 4 स्टेप को मैंने कलेक्टिवली कहा कि ये क्या है, ये है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ये वो फैक्टर है जो कि आपको डिस्काउंट करके देता है आने वाले वक्त की वैल्यू को करंट वैल्यू में, ठीक है ना, डिस्काउंट करके देता है करंट वैल्यू में। तो ये 4 स्टेप्स आप करते हैं तो ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आप फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है अगले स्टेप में कि ये जो मैंने 4 स्टेप किए थे और इससे मेरे पास जो वैल्यू आई थी प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है विद गिवन कैश फ्लोज के साथ। ये क्वेश्चन में गिवन थी, वो कौन सी गिवन है, ये ऊपर जो 40, ये यहां पर जो मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था 50, 60, 68, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहां पर ये क्वेश्चन में मैं जो दोबारा बता देता हूं, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये यहां पर इस केस में गिवन है 50, 60, 68, 76, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वैल्यू चेंज हो गई है, ये 250, 262, 275, 289, ये वैल्यू चेंज हो गई है। तो ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। आपने जब भी फाइंड आउट करना है तो आपने प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का यही तरीकाकार है। इसके लिए आपको आर की वैल्यू गिवन होगी, आपने फाइंड आउट करना है और ये 4 स्टेप फॉलो करके फिर अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करना है गिवन सीएफ के साथ, यानी कैश फ्लोज के साथ, जो ये 5वां स्टेप होगी। यहां तक समझ आ गई। जब 5 स्टेप हो जाएंगे तो आखिर में आपने क्या करना है, सम करना है, जितनी भी ईयर्स का है सबमिशन करना है, उन सारों का सम ले लेना है। ये 6 स्टेप का, ये 6 स्टेप प्रोसेस है जो मैंने ये आपके सामने किया। तो अब आप सबसे ये गुजारिश है कि आप लोग इस तरह करें कि जो मेरा अगला क्वेश्चन था ये वाला, इस स्केल को कैलकुलेट करें, इसकी
वैल्यू ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करें। तो पहले मुझे कौन बताएगा कि स्टेप बाय स्टेप, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, 2 में क्या करना है? शाबाश, एक बंदा वॉलंटियरली बताए। जी जी बता दें। एक सवाल है। कौन बोल रहा है? नेहा। सर जो WA वाला था मेरा, उससे रिलेटेड सवाल है, वो बताएंगे अभी? जी जी बेटा। अच्छा, तो उसके अंदर हमें क्या चाहिए होता है कि ई और के डी चाहिए होता है। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ना, उसके अंदर के ई हमें गिवन है 12% और के डी नहीं दिया हुआ है ना। अच्छा शाबाश। इसमें आपने ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, इसमें आपको डायरेक्ट वैल्यू गिवन है। अच्छा, ये क्यों? आपकी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। ये हुआ इस तरह है कि इस क्वेश्चन में आपको उन्होंने डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है। ये 9.94 है जी 9.94 डायरेक्ट गिवन है। आपको कैलकुलेट करने की, वैक कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो वैक कैलकुलेट करने वाला भी तरीका आपको आना चाहिए, क्योंकि वो खुदा ना खास्ता, खुदा ना करे, अगर कोई ऐसा टीचर आ जाए और आपको वो पेपर में डाल ले कोई क्वेश्चन और आप कहें ये तो आउट ऑफ कोर्स हो गया, तो ये इस वजह से। बाकी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है कि आपको पता हो कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस यू शुड नो कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये वैल्यूज आपको गिवन हो, यू कैन फाइंड आउट, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कम टू द पॉइंट, अभी ये क्वेश्चन जरा सा आसान है, तो मुझे जरा इसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं फिर जब वो डिस्कस करूंगा ना वैल्यू ऑफ द फर्म, तो फिर मैं उसकी तरफ भी आऊंगा। तो पहले आप काइंडली जरा मुझे कोई एक बंदा बताए आप में से कि ये जो मैंने सेकंड क्वेश्चन है, इसको कैसे वैल्यू ऑफ द इक्विटी फाइंड आउट करेंगे। ये आप समझ लें कि आपके 5 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली ये आपके सिक्योर होने जा रहे हैं, अगर किसी एक बंदे को भी समझ आ रही है तो 10 आउट ऑफ 5। जी जी, कौन बताएंगे? लाइबा। अच्छा अच्छा, लाइबा बता रही। चलिए लाइबा आप बताएं, स्टेप बाय स्टेप बताएं। अच्छा, क्या आपने पहले क्या करना है, सेकंड में क्या करना है? बेसिकली पहले स्टेप में हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास जो इंटरेस्ट फैक्टर है वो क्या है। तो यहाँ पे हम लोगों को फर्म कह रहा है द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 12% एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 9.94। तो आई एम अज्यूमिंग हमारे पास इंटरेस्ट फैक्टर इस वक्त है 12%। ठीक, तो इसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, इसका डिस्काउंटेड कैश फ्लो फाइंड आउट करने के लिए? अच्छा सर, फिर हम करेंगे ये कि हम 12% को डिवाइड बाय 100 करेंगे। शाबाश। तो ये हमारे पास डिस्काउंटेड फैक्टर का फॉर्मूला हमें ये कहता है कि आपने उसको पहले परसेंटेज से नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करना है और उसके साथ आपने ऐड करना है 1 के साथ। ठीक है, तो मैं आपको जो आप जो बता रही है, मैं आपको साथ साथ फॉलो करता हूँ ना, कि आपने कहा कि जो 12% है उसको मैं डिवाइड बाय 100 कर देता हूँ, तो मैंने ये आपकी बात मान ली। चले, मैंने 12% को डिवाइड बाय 100 कर दिया। अगला स्टेप, स्टेप नंबर 2। हम लोगों ने इसको स्टेप नंबर 2 है कि हमने इसको 1 के साथ ऐड करना है ताकि फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू में बच जाए। ये स्टेप कर दिया आपने, 1 के साथ ऐड भी कर दिया, वेल डन। अगला स्टेप। अच्छा, फिर सर हम लोगों ने टाइम पीरियड के हिसाब से ना मतलब करना है कि हम लोगों ने डिसाइड करना है कि टाइम पीरियड क्या है। तो अगर पहले साल का है तो हम उसकी पावर लेंगे 1। अगर हमने दूसरे साल की कैलकुलेट करनी है तो पावर 2, 3, 4 जो भी हमने ईयर लेना है। ठीक है, ये तो मैंने आपने जिस गाइडलाइन दिया मैंने उसके मुताबिक 2, 3, 4 भी कैलकुलेट किया। सारे स्टूडेंट्स जो हैं रिमेनिंग वो मैनुअली इसको कैलकुलेट करें तो उनके पास ये वैल्यू आएगी। अच्छा, जब हम लोग इस तरह कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर हम लोगों ने करना ये कि ये जो वैल्यूज हमारे पास आई है ना, हम लोगों ने ऊपर 1 रखना है और इनको हमने डिवाइड करना है 1 के साथ। शाबाश। ये जो हमने कैलकुलेट किया है, इस वैल्यू को, इंटरेस्ट फैक्टर को हमने डिवाइड करना है विद 1, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास, मैंने डिवाइड किया 1 पर, तो पहले साल के लिए ये आया, दूसरे साल, तीसरे साल, और इस तरह मेरे पास ये 5 ईयर्स का आ गया। वेल डन, शाबाश, वेल डन। अच्छा, और कोई आप ही कंटिन्यू करेंगे? ये हमने जो कैलकुलेट कर लिया, या आखिरी स्टेप में प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फाइंड आउट कर लिया।
ठीक है। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लोज फाइंड आउट करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कैश फ्लोज को। तो इस स्टेप में जिसना लाइबा बता रही थी और बहुत अच्छी तरह उन्होंने फॉलो अप किया कि इस स्टेप में हमने कैश फ्लोज को मल्टीप्लाई करना है विद कैलकुलेटेड, जो हमने कैलकुलेट किया प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के साथ। इसी तरह है ना? जी सर, इनको हम कर देंगे तो जो जो वैल्यूज आएंगी हम फिर उनको सम कर देंगे और इस तरह पे हम तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो बता दें, जो फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, वो क्या थी? लिखिए किसी ने। 250। शाबाश, 250.00 यानी 250 है। तो मुझे आप साथ साथ गाइड करेंगे। 250 दूसरे साल के लिए मैं क्या करूंगा, कौन बताएगा? शाबाश। 262.5। तो मैं ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 260 सॉरी 262.50। ओके, आप मुझे इस तरह जरा गाइड कर दें तो मैं 262.50। शाबाश। थर्ड ईयर के लिए 275.62। वेल डन। फोर्थ के लिए 289.41 और 5 के लिए 303.88। तो ये फिफ्थ ईयर के लिए 303.88 और लास्ट जो था 3946.50। थैंक यू वेरी मच। ये आपने कहा, देखिए सिंपल आसान चीज़ है, स्टेप को आपने फॉलो किया और कैलकुलेट कर दिया सारों ने, और ये आपने वैल्यूज फाइंड कर दी। तो ये जो वैल्यूज हैं हर साल की प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है। ये प्रेजेंट वैल्यूज हैं, सॉरी इंटरेस्ट फैक्टर नहीं है, प्रेजेंट वैल्यूज हैं। ये हर साल की क्या है? प्रेजेंट वैल्यूज। ये हर साल की प्रेजेंट वैल्यूज हैं। प्रेजेंट वैल्यू फर्स्ट ईयर की, प्रेजेंट वैल्यू सेकंड ईयर की, तो ये थर्ड ईयर की, इस तरह आपके पास हर साल की प्रेजेंट वैल्यूज आ गई। अब आखिर में मैंने क्या करना है 6 स्टेप में, कौन बताएगा? शाबाश। सम करेंगे इनको। वेल डन। इसको हमने सम कर लेना है। तो ये मैं सम करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू जो है ये मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू थी 3224। ये मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू थी, ये मैंने सम कर दी और ये मेरे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई 3224। ये मेरे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई। तो ये आपने क्या कैलकुलेट किया था? जी बेटा, ये रिक्वायर्ड वैल्यू किस चीज की है? ये आपने फाइंड आउट किया है, जो मैंने आपको कहा था, ये आपने वैल्यू ऑफ इक्विटी फाइंड आउट किया। क्या फाइंड आउट किया? यानी आपको क्वेश्चन में कहा गया कि वैल्यू ऑफ इक्विटी फाइंड करो, तो आपने वैल्यू ऑफ, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विटी यू फॉलो द 6 स्टेप्स। आपने 6 स्टेप्स फॉलो किए और ये आपने फाइंड आउट कर ली। इस स्टेप्स को आप याद रखें, कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, किसी तरह का भी आएगा, आपको ये स्टेप्स याद होंगे, आप आराम से ये क्वेश्चन फॉलो अप कर लेंगे कि भाई मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, सेकंड में क्या किया, थर्ड में क्या किया, और सो ऑन। तो जैसा मैंने इसमें डिवाइड बाय 100 किया, सॉरी इस स्टेप में मैंने डिवाइड बाय 100 किया, फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको क्या किया, 1 के साथ ऐड किया, 1 प्लस ये जो लास्ट स्टेप था, स्टेप ठीक है ना 0.12, इसके साथ ऐड किया, फिर इसमें क्या किया, 1 पे डिवाइड किया, इसी तरह 1 पे डिवाइड किया ये प्रीवियस स्टेप को, यानी 1 प्लस 0.12, और नेक्स्ट हमारे पास ये क्या कैलकुलेट हुआ, इंटरेस्ट फैक्टर कैलकुलेट हुआ, और डिवीजन के बाद, और फिर मैंने मल्टीप्लाई किया कैश फ्लो। तो आसान सी चीज़ थी, इतनी मुश्किल नहीं थी। अब आपने ये कर दिया ना, ये कैलकुलेट कर दिया, तो मुझे शाबाश जल्दी से कोई कैलकुलेट करके बता दे, तो मैं मानूंगा कि वाकई ये तो बड़े काबिल स्टूडेंट हैं, बड़े लायक हैं कि आपने कर लिया है। गुड, मेरे कहने से पहले ही कर दिया। क्या आया आपके पास सेकंड क्वेश्चन का? 5132 आंसर है, वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म का बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर था, वैल्यू ऑफ फर्म का और 51। तो अब हम, तो अब मैं जो है वैल्यू ऑफ फर्म जो है इसी तरह जिस तरह इन्होंने कैलकुलेट किया, मैं भी ज़रा चेक करता हूँ कि यही आता है 9.94। तो 9 पॉइंट मैं इसी तरह करता हूँ
9.94 डिवाइड बाई 100, तो पहला स्टेप मैंने कर दिया 9.94 डिवाइड बाई 100, तो 5 ईयर्स के लिए मैंने ये कैलकुलेट कर दिया। फिर अगला स्टेप क्या करना था, 1 प्लस ये ऐड करना था, सॉरी ये इक्वल का साइन बगैर ये कैलकुलेशन नहीं करता, 1 प्लस मैं इसके साथ ऐड कर दूंगा 9.94, ये मैंने 5 ईयर के लिए ये भी कैलकुलेट कर दिया। फिर उससे अगला स्टेप क्या था कि इसकी रेस्ट पावर लेनी है, रेस्ट पावर 1, तो मैंने इसको 1 लिया। नेक्स्ट रेस्ट पावर 2, ये 2 हो जाएगा। फिर रेस्ट पावर 3 कर दिया, फिर 4 कर दिया, फिर 4 करने के बाद दिस इज ये हो जाएगा 5 और ये भी हो जाएगा 5, तो ये 5 मैंने कैलकुलेट कर दिया, ये 5 तक है, ठीक, ये कैलकुलेट कर दिया। अब प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर क्या होगा, तो मैंने कहा कि जी ये जो मैंने कैलकुलेट किया तो इसको डिवाइड बाय 1 करना है, तो 1 पे डिवाइड किया। इसी तरह सारी वैल्यूज़ को मैंने 1 पे डिवाइड कर दिया, जो मैंने लास्ट स्टेप में की थी, हर एक को इंडिविजुअली किया। अगले स्टेप में क्या किया कि अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है विद गिवन वैल्यू, तो गिवन वैल्यू मेरे पास हैं 340, 357, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 340, 357 और 374.85, 374.85 और फिर इसके बाद 393.59, 393.59, फिर उसके बाद मेरे पास है 413.27, 413.27 एंड फाइनली 6000, तो ये 6000। अब अगला स्टेप क्या था, ये गिवन वैल्यूज हैं, तो ये जो मैंने फाइंड आउट किए हैं इनको मल्टीप्लाई विद गिवन वैल्यूज, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें एंड सारों को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करें तो हर एक की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ये प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जब मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आएगी तो मैंने आखिर में इसका लेना है समीशन, इसको सम करना है कैलकुलेटर से, तो सम किया तो 5149, आगे पीछे हो सकता है राउंडिंग ऑफ डेटा की वजह से, ठीक है ना, तो यही वैल्यू आ रही है आपकी 5149। तो ये सिंपल कैलकुलेशन थी। इसी तरह का कोई क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो आई एम कॉन्फिडेंट एंड होपफुल कि जिसने इस प्रोसीजर को फॉलो किया है तो इंशाल्लाह वो आसानी से ये क्वेश्चन कर लेगा। मुश्किल था क्या आसान था? बहुत आसान था। इजी था ना? जी आएगा ना, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आपने तैयारी कर ली, बस आपने एक क्वेश्चन तैयार कर लिया 10 मार्क्स का। तो ये वो मुझे उस दिन कह रही थी, रिदा कह रही थी कि प्लीज इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए, ये तो सॉलिड मार्क्स हैं, ये तो आप अगर स्टेप्स को फॉलो कर हाँ बस इंशाल्लाह ठीक है, ये ना हो कि आपको क्वेश्चन थोड़ा सा कान मरोड़ कर आए तो आप कहेंगे जी ये तो आउट ऑफ कोर्स था। सर उसके कान ना मरोड़िएगा प्लीज। अच्छा एनी हाउ, लेकिन आपने थोड़ा सा इसको बुक्स पे जाके थोड़ा सा विजिट करें, मैंने जो बुक शेयर की है उनमें ये क्वेश्चन गिवन है, उसको थोड़ा देखें डिफरेंट तरीकों से ना, यही चीज़ें गिवन है, इसी तरह फाइंड आउट करना है, सही है। जिस आप मैं एक मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल आपने प्रीवियस क्वेश्चन में जो मैंने आपके साथ किया था, डिस्कशन की है बिफोर ब्रेक, तो उसमें ये वैग कैलकुलेट करना था, इसको भी जरा देख लीजिएगा, ठीक है ना। वैग का ये वैग सिंपल फार्मूला है, इसमें वैल्यूज गिवन है, आपने पुटिंग द वैल्यूज इन द फार्मूला एंड गेट द रिजल्ट, ये बिल्कुल उसी तरह का था, कोई इतना मुश्किल नहीं था। नाउ कम टू द पॉइंट, अगले उस पर आता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट सेशन के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ, वो है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। दिस इज द सेकंड मेथड इन ऑर्डर टू फाइंड द इसको, ये किस लिए हम ये सारी डिस्कशन किस लिए कर रहे हैं, ये हम इसके लिए कर रहे हैं इक्विटी बिजनेस की प्राइसिंग टेक्निक्स के लिए, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड डिस्काउंट डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, ये सेकंड मेथड है, ये सेकंड तरीके हैं। देयर आर वेरियस मेथड्स, इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन ये वाला सेकंड मेथड है। तो मैरन गॉर्डन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में है, हु ओरिजिनली पब्लिश इट इन 1956, द गॉर्डन ग्रोथ मॉडल इसे कहते हैं, इसको डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका क्या नाम है, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल भी है, तो अगर लेट से पेपर में आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। इट इज अ स्टॉक वैल्यूएशन मेथड दैट कैलकुलेट्स अ स्टॉक्स intrinsic value. Therefore this method disregards the current market condition, मतलब ये आपने स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए आपने ये गॉर्डन मॉडल यूज करना होता है, जिसमें इन्वेस्टर कैन कंपेयर कंपनीज
वो कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं कंपनीज के दरमियान इस मेथड के थ्रू। इसकी कुछ एजम्पशंस हैं और वो 4 एजम्पशन ये हैं कि नंबर 1 कि द कंपनी बिजनेस मॉडल स्टेबल, कि मॉडल सारी कंपनी के लिए जब आप फाइंड आउट कर रहे हो गॉर्डन मॉडल के थ्रू तो वो सेम हो, ठीक है, उसमें कोई चेंज ना हो उसकी वैल्यूज में, वैल्यूज ऑपरेटर्स में, सॉरी उसके फैक्टर्स में। सेकेंडली इसमें कहा गया कि कंपनी जो ग्रो है करे वो कॉन्स्टेंटली ग्रो करे, ठीक है ना, अनचेंजिंग रेट, यानी कांस्टेंट ग्रोथ रेट। अगर 2% है तो सबकी ग्रोथ 2 हो। अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं बिटवीन डिफरेंट फर्म्स, डिफरेंट कॉर्पोरेशंस, तो द ग्रोथ रेट ऑफ कॉर्पोरेशन विल बी सेम, वो सेम होना चाहिए। थर्ड में उसने कहा कि स्टेबल फाइनेंशियल लिवरेज होना चाहिए। जो फाइनेंशियल लिवरेज का क्या मतलब है, कोई बताएगा? शाबाश, आप में से कोई एक बताएगा फाइनेंशियल लिवरेज? क्वेश्चन है जी बेटा। सर डीडीएम और गॉर्डन ग्रोथ मॉडल उसके अंडर क्या आता है? गॉर्डन ग्रोथ मॉडल का सेकंड नेम डीडीएन है, डिस्काउंटेड कैश, वो सॉरी क्या नाम है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, डीडीएन। दोनों एक ही हैं, इंटरचेंजेबल यू कैन से। यहाँ पर गॉर्डन ग्रोथ मॉडल क्योंकि वो प्रोफेसर गॉर्डन था, मेरन गॉर्डन, तो उसके नाम से बास किताबों में ऑथर्स ने ये मॉडल लिखा हुआ है। उन्होंने डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के बजाय क्या लिखा हुआ है, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल लिखा हुआ है। या किसी वेबसाइट पर आप सर्च करें और या यूट्यूब में सर्च करें तो वो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के बजाय या बुक में लिखा हुआ है गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, तो बोथ आर द सेम, क्योंकि वो गॉर्डन ने बनाया था तो वो उसके नाम से भी यूज हो रहा है। अंडरस्टैंड? तो ये 4 एजम्पशंस हैं। मैंने लिवरेज के बारे में पूछा था, फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में कोई बता सकता है फाइनेंशियल लिवरेज किसे कहते हैं? लिवरेज का क्या मतलब है? किसी को भी नहीं पता? लिवरेज बेस जो कहते हैं थोड़ी सी। लिवरेज का मतलब है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस लेना। लिवर नहीं कहते किसी हैवी चीज को उठाने के लिए। तो अगर आप फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू बाय अ लेटेस्ट मोबाइल फोन एंड यू हैव इनसफिशिएंट अमाउंट कि आपको कोई अच्छी आईफोन 15 लेना चाहें 4.5 लाख रुपए का, तो आप के पास लेट से 300 हैं, 1000 रुपीज, तो यू कैन लिवरेज एडिशनल अमाउंट। तो वो एडिशनल अमाउंट जो आप लेंगे वो फाइनेंशियल लिवरेज है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो रेट ऑफ लिवरेज है, यानी ये जो डेट टू इक्विटी जिसे हम कहते हैं, ये तमाम कंपनीज जिनके दरमियान कंपेयर हो वो सेम होना चाहिए। वैसे ये आइडियलिस्टिक है, रियलिस्टिक तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन लेट्स से वी अज्यूम कि हाँ जी लिवरेज भी सेम है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? कि लिवरेज जो है, फाइनेंशियल लिवरेज जो डेट है वो सारों का सेम है। लेट्स से सारे जो फर्म्स हैं वो 20% से ले रही या 30% या 40% लिवरेज कर रही। नेक्स्ट है फ्री कैश फ्लो। जी बेटा, आप क्या सवाल कर रहे हैं? सर आपने बोला है कि हर कंपनी की डेट टू कौन सी रेशियो को देखते हैं? मैंने कहा कि उनकी डेट टू इक्विटी का, मैंने इक्विटी का मतलब उनका अपना पैसा और डेट का मतलब है कि उन्होंने किसी से उधार लिया। तो ये जो रेशो कंपैरिजन है दोनों का, रेशो में कंपैरिजन होती है ना दो वैल्यूज के दरमियान, तो ये दो सब कंपनीज, यानी फॉर एग्जांपल आपने 5 कंपनी, मैंने आपको कितनी कंपनी का कहा था एक्सेल शीट में? 2 कंपनीज का। तो मैं अज्यूम करता हूं कि आपने जो 2 कंपनी ली उनका फाइनेंशियल लेवरेज सेम है, उन्होंने कर्जा जो जिस रेशो में लिया और उनकी अपनी इक्विटी वो सेम है दोनों कंपनियों का। यानी दोनों ने, अगर लेट से मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूं, ऐसी सिचुएशन करें कि अगर हम कहें कि दोनों ने 30% पे लिया। 30% का लिवरेज का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर मैं समझाने के लिए आपको ये कर रहा हूं ताकि आपको ये पॉइंट समझ आ जाए। 2 कंपनीज हैं, कंपनी ए और कंपनी बी, ये 2 कंपनी है। दोनों की जो लिवरेज है वो 30%, यानी 30% का मतलब है 0.30, ठीक है ना, 0.30, ये 30% है, 0.3।
ये दोनों कंपनी का है। इसको अगर मैं लेट से 30% भी लिखूँ तो सेम ही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही 30% पे हुआ, तो ये 30% है। तो अगर यानी टोटल वैल्यू का, टोटल इक्विटी का 30%, तो फॉर एग्जांपल कंपनी ए की जो टोटल एसेट हैं या टोटल नेट वर्थ है, टोटल वर्थ है बिजनेस की, टोटल इक्विटी कहते हैं, टोटल इक्विटी, इंटरनल बोथ एक्सटर्नल, टोटल इक्विटी। अगर टोटल इक्विटी कंपनी का है, लेट से एक कंपनी का है 500,000 और बी कंपनी का है 800,000, एक का 500,000 और दूसरे का 800,000, दो कंपनीज हैं और दोनों का अलग अलग है। तो 30% पे मैंने दोनों का लिया, तो 500,000 मल्टीप्लाई बाई 30%, और इसको देखें तो 800,000 मल्टीप्लाई। अब देखें परसेंटेज दोनों की सेम है कि नहीं, लेकिन वैल्यूज दोनों की डिफरेंट है। इसकी वैल्यू 150 आ रही है और इसकी वैल्यू 240 आ रही है। तो उसका एजम्पशन ये कह रहा है कि रेट ऑफ लिवरेज है, फाइनेंशियल लिवरेज, वो दोनों का सेम होना चाहिए। अमाउंट डिफरेंट आ रहा है लेकिन उनकी फाइनेंशियल लिवरेज जो रेशो है वो सेम है। अंडरस्टैंड? तो फाइनेंशियल लिवरेज जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। ये वाली इसने जो बात की, ये मैंने आपको विद एग्जांपल मैंने समझा दी। अगले स्टेप में लास्ट में कह रहा है एजम्पशंस हैं, ये मफरूजात हैं जिनकी बुनियाद पर ये मॉडल बना है। लास्ट में ये कह रहा है कि कैश फ्लो इज पेड एज डिविडेंड। अब ये बात आपको थोड़ी सी समझनी है, व्हाट डज इट मीन्स डिविडेंड? एनीबॉडी, कोई बंदा बता सकता है ये डिविडेंड किसे कहते हैं? पता है आपको व्हाट इज मीन बाय डिविडेंड? सर जो आपको शेयर के ऊपर थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं। शाबाश। शेयर के ऊपर जो आपको अमाउंट मिलती है उसको क्या कहते हैं? डिविडेंड्स। ठीक है, तो ये डिविडेंड्स है। तो उसने कहा ये जो कैश फ्लो आप रिसीव करें इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड होना चाहिए। तो इसलिए इसको डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल कहा कि इसमें वो डिविडेंड को क्या करेंगे? डिस्काउंट फैक्टर फाउंड आउट करेंगे। अब आ जाते हैं इधर, हमारे पास इस मॉडल का फार्मूला है। जी बेटा। डिविडेंड दो तरह के होते हैं ना? हाँ, प्रेफर्ड डिविडेंड और कॉमन जो डिविडेंड्स है ना, डिविडेंड्स तो खैर। तो सर हम इसमें कौन से वाले को लेके चलेंगे? इसमें हम ये नहीं डिस्कस करें, हम खाली डिविडेंड की वैल्यूज को देख रहे हैं कि भाई आपकी जो कॉमन स्टॉक पर डिविडेंड्स मिल रहे हैं वो, हम प्रेफर्ड डिविडेंड्स को या और डिस्कशन नहीं कर रहे, हम कॉमन स्टॉक की बात कर रहे हैं। ठीक, तो अब यहां पर इस मॉडल के तहत अगर हम देखें तो इस गॉर्डन ग्रोथ मॉडल को, जिसका टाइटल डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है, इसको कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल भी कहा जाता है। ये इसके यानी एक मॉडल के 3 नाम है, क्योंकि कांस्टेंट ग्रोथ इसकी एक एग्जम्पशन है। हमने एक एग्जम्पशन पढ़ी थी ना ऊपर कि इसकी ग्रोथ जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ये एग्जम्पशन मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। कांस्टेंट ग्रो करा है, ग्रो एट कांस्टेंट, तो इसलिए इसका नाम कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल भी लिखा हुआ है। ठीक, तो ये जो मॉडल है गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल, इसको कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल या डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल भी कहते हैं। ये मॉडल आपको फाइंड आउट करके देता है रेट, किस चीज का? आपको रेट फाइंड आउट करके देता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का। ये कैसे फाइंड होगा? जब हम डिविडेंड्स को, जो हमारा करंट ईयर का डिविडेंड होगा रिसीव, जिसमें हमने रिसीव करना है, उसको वैल्यू ऑफ द कॉमन स्टॉक जो गिवन है हमें, उस पर डिवाइड करेंगे। सो वी विल डिटरमिन, तो हमें हासिल होगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट है। यानी इसका सिंपल सी बात है कि एक इन्वेस्टर है, उसने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट की है शेयर खरीदने में, उस शेयर में मैंने लेट से $100 लगाए, स्टॉक मार्केट में चला गया और शेयर खरीद लिया $100 का। अब उस $100 पे मुझे उन्होंने $4 डिविडेंड दे दिया, तो ये कितना परसेंट हुआ? ये क्या रेट हुआ? तो 4 डिवाइड बाई 100, ठीक है ना। और अगर ये ग्रो करेगा ईयर टू ईयर, तो इसमें कांस्टेंट ग्रोथ भी अगर शामिल है तो वो ओवर द टाइम
तो वो आपने जी भी आपको गिवन होगा, ग्रोथ रेट भी गिवन। तो यानी आपको इसमें गिवन होंगी वैल्यूज, आपने इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना है। तो याद रखिएगा क्या क्या चीज आपको गिवन होगी, वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक, जिस जो शेयर है, जो प्राइस आपकी है वो गिवन होगी, उसके ऊपर जो डिविडेंड है वो दिया जाएगा, और इसके अलावा ग्रोथ दी जाएगी। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो इन्वेस्टर का है, वो आपने फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल अब आपके सामने ये मैं क्वेश्चन एक रखता हूं और इसको हम सॉल्व करते हैं। निहायत ही आसान क्वेश्चन है। अ कंपनी ए कंपनी कोई अलाइड कंपनी है, ठीक, कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है। अब कंपनी के जो लिस्टेड शेयर प्राइस है वो $40 है। इसी कंपनी की जो हमने एजम्पशन ली है, इसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, और इस कंपनी का डिविडेंड जो है वो $2 है। यानी ये हर साल $2 आपको मिल जाए, और ये हर साल ग्रो कर रहा है एट द रेट ऑफ 5%। इसका जो जी है वो 5% है। तो किसी को याद है फार्मूला? फार्मूला क्या था? यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड आउट करनी थी, के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करना था। तो हमें गिवन होगा क्या चीज? डिविडेंड। तो इस केस में हमें डिविडेंड गिवन है, डिवाइड बाय पी नॉट क्या है? वो आपका शेयर प्राइस की वैल्यू है ये, और फिर इसके बाद आपने ऐड करना है इसको विथ ग्रोथ के साथ, ये भी गिवन है। अब आप मुझे बताएं इधर क्वेश्चन को देखकर कि इस क्वेश्चन में हमें डी क्या गिवन है? शाबाश, डी 2 है, और पी नॉट क्या है? 40। तो मैं, आपने मुझे बताया तो मैं आपके बात मानता हूं कि डी यानी 2 डिवाइड बाय इसको 40 कर देता हूं। ठीक है, तो ये मैंने कैलकुलेट कर दिया आपके कहने पे। अब मैंने इसके साथ प्लस करना है, तो मैं ये प्लस का साइन इसी तरह रखता हूं। तो प्लस मैंने जी करना है, जी है ग्रोथ। ग्रो कितने परसेंट पे दिया हुआ है? 4% पे, 0.4। आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 4% को अगर मैं लेट से 4% को कन्वर्ट करता हूँ इनटू फ्रैक्शन, तो 100 पे डिवाइड करूंगा, ठीक है। क्योंकि ये परसेंटेज में ही है तो इस वजह से इसको 0.4। तो ये 0.4 जो है ये मैंने कैलकुलेट कर लिया 4% के हिसाब से। तो सिंपली आपने इस वैल्यू को ऐड करना है विद ग्रोथ रेट के साथ, तो आपके पास आ गया 0.09। ये 0.09 जो है, इसको अगर मैं परसेंटेज में देखूंगा तो ये कितने परसेंट बनेगा? 9%। बस ये सवाल का जवाब था। मुश्किल है क्या आसान है? सर ये वैल्यू ऑफ 9% हो जाएगी। ये 9% आपका ये इन्वेस्टर रेट ऑफ रिटर्न है। ये क्या है? इन्वेस्टर का, ये जो मैंने यहां पर आपके साथ बताया भी था, ये इन्वेस्टर जो वो शेयर खरीद रहा है अकॉर्डिंग टू डिविडेंड मॉडल, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, इन तीनों नामों को जो भी आप नाम पुकारें, इसके मुताबिक आप, अगर आपने इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कहलाता है ये फाइंड आउट की, तो वो आप इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दूसरा मेथड है, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फाइंड आउट करने। अंडरस्टैंड? आगे जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अगर न्यू कॉमन स्टॉक होगा, कोई नया स्टॉक होगा, द कॉस्ट ऑफ न्यू कॉमन स्टॉक और एक्सटर्नल इक्विटी कैपिटल इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक बिकॉज ऑफ द फ्लोटेशन कॉस्ट इन्वॉल्व इन सेलिंग अ न्यू कॉमन स्टॉक। न्यू कॉमन स्टॉक के बारे में आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी था। न्यू कॉमन स्टॉक को क्या कहते हैं?
न्यू कॉमन स्टॉक जो आपका आईपीओ है, शाबाश, जो फर्स्ट टाइम इशू कर रहे हैं, तो उसकी फ्लोटेशन, क्योंकि फर्स्ट टाइम इशू करने के लिए आप उसको मार्केट करने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट भी उसमें शामिल है जो फर्स्ट टाइम लॉन्च हो रहा है, क्योंकि उस पर तो लोगों ने उनका ट्रस्ट नहीं होगा ना, वो तो पहली दफा खरीद रहे हैं, कोई डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा उस शेयर पर, तो लोगों को तो इसके बारे में नहीं इल्म, ठीक है, जो न्यू फ्लो, तो ये फ्लोटेशन कॉस्ट भी उसमें, तो इसके लिए बस आपने जो वैल्यू ऑफ स्टॉक है उसके साथ 1 माइनस एफ करना है। क्या करना है? 1 माइनस एफ, यानी वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक में से वो फ्लोटेशन कॉस्ट को निकालनी है और फिर इसकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करना है। तो ये चीज आपने न्यू कॉमन स्टॉक के लिए याद रखना है, यानी फॉर्मूला यही वाला है, ये जो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाला फॉर्मूला था, फॉर्मूले में चेंज नहीं आया, लेकिन यहां पर जो चेंज आ गया है वो ये है कि ये जो न्यू स्टॉक है इसमें से वो माइनस कर दें फ्लोटेशन कॉस्ट को, एफ को, इसमें से एफ को माइनस कर दें, इसमें बस ये एक बीच में एडिशन आ गया, न्यू कॉमन स्टॉक। तो ये याद रखना है आपने, ये चीज भूलनी नहीं है कि आपको ये ना हो कि आपको ये चीज भूल जाए कि अगर क्वेश्चन में न्यू स्टॉक का जिक्र है तो फिर आपने, और इसकी कॉस्ट जो न्यू स्टॉक की जो वैल्यू है वो गिवन है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट, तो वो आपने फिर उसमें से डिडक्ट करनी है। अब एक क्वेश्चन इस पर हमारे पास अगला आ रहा है, तो हम उस क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसमें ये नहीं कहा कि कैलकुलेट द न्यू कॉमन स्टॉक, ठीक है ना, ये तो नीचे आपको क्वेश्चन में कहा गया है, अगर लेट्स से क्वेश्चन में भी ना कहा गया, ऐसा कहो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी स्टॉक, यानी वही क्वेश्चन जो आपने प्रीवियस किया उसी तरह का नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर एडिशन में नीचे क्वेश्चन में गिवन है फ्लोटेशन कॉस्ट, ये वाला फ्लोटेशन कॉस्ट यानी क्वेश्चन में गिवन है। जरूरी नहीं है कि आपको रिक्वायर्ड में ये बताया जाए कि जी ये न्यू कॉमन स्टॉक आपने फाइंड है। Assume that the market price of Microsoft company stock is $80. मार्केट प्राइस जो है $80 है। ये क्या चीज है? कोई बताएगा ये क्या है? ये P नॉट है। ये क्या है? P नॉट है। शाबाश। P नॉट। ये मार्केट प्राइस ऑफ जो स्टॉक है वो P नॉट हमें गिवन है। डिविडेंड टू बी पेड, यानी माइक्रोसॉफ्ट को डिविडेंड पे हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर उसके शेयर पर, तो वो ये क्या हो जाएगा? D1, ये हो जाएगा D, यानी ये आपका डिविडेंड है। D कहते हैं या D1 कहते हैं, एक ही बात है। D1 का मतलब है कि फर्स्ट ईयर के लिए, D1 का मतलब है कि ये फर्स्ट ईयर के लिए। मैं इसको सबस्क्रिप्ट में ले लेता हूं ताकि ये समझ पड़ सके कि ये D1 क्या है। तो P नॉट भी गिवन है और D1 भी हमारे पास आ गया, ये भी गिवन है। फिर कह रहा है कि एंड एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ कांस्टेंट एनुअल रेट, तो ग्रो का भी लफ्ज इस्तेमाल हो गया जी, कांस्टेंट एनुअल रेट, ये भी एक एडिशन हो गया, और वो क्या है? 8%, तो इसका मतलब है जी भी गिवन है, यानी सारी वैल्यूज आपको गिवन है, बस जस्ट यू नीड टू रिमेंबर, आपको याद रखना है फार्मूले को। एक्सेप्ट द फर्म इज ट्राइंग टू सेल न्यू इशू। अब ये जो चीज है ना, ये थोड़ा सा अलार्मिंग है, यहां पर क्वेश्चन आगे चेंज हो गया। एक्सेप्ट द फर्म इज ट्राइंग टू सेल न्यू इशू ऑफ स्टॉक ए एंड इज फ्लोटिंग कॉस्ट इज 10%, यानी ये जो फ्लोटिंग कॉस्ट है ये भी क्या है? गिवन है, और वो है 10%। नाउ आफ्टर ऑल दिस, अगर हमें जो गिवन डेटा है इस सब को अगर हम रखें, जिसमें हमारे पास P नॉट भी है, जिसमें हमारे पास D1 भी है या D भी है, जिसमें G भी है, F भी है, देन व्हाट इज द डिफिकल्टी? वो है डिफिकल्टी टू रिमेंबर द फार्मूला, वही फार्मूला जो आपने ऊपर गॉर्डन्स वाला था ना, ये वाला फार्मूला। इसी फार्मूले में आपने 1 P नॉट के साथ 1 माइनस F करना है सिंपली, तो ये आपका वही गॉर्डन का फार्मूला ही है, लेकिन इसमें एडिशन हो गया।
अच्छा, मैं इसको डिस्कस कर रहा था दोबारा, मैं इसी को आपके सामने डिस्कस करता हूँ कि इसमें मैंने आपके सामने ये जो क्वेश्चन था, अच्छा अरूज, मैंने आपको, अलीश फातिमा, मैंने आपको ये पिन किया है, तो जो भी आए तो लॉबी में इंटर करें, ठीक है? आवाज़ आ रही है मेरी? ओके सर। अच्छा, ये भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, बस क्वेश्चन को समझना है और फार्मूले को रखना है, और फार्मूले को 10 टाइम आप अपने पास प्रैक्टिस करें, लिखे लिखें, आपको याद रहेगा, और उसके कॉन्सेप्ट को समझें कि व्हाट डज इट मीन्स। ये भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी स्टॉक को, वैल्यू ऑफ स्टॉक को फाइंड आउट करने के लिए, वैल्यू ऑफ इक्विटी को फाइंड आउट करने के लिए, ये दूसरा मेथड है। पहले मेथड में हमने क्या किया था, हमने पहले मेथड में फाइंड आउट किया था विद द हेल्प ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। दूसरे मेथड में हमने फाइंड आउट किया डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के, और तीसरे में हमने कहा कि अगर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के मुताबिक अगर इसमें न्यू स्टॉक होगा तो उसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके हमने तरीक़ेकार को फॉलो अप किया। अब इसमें हमारे पास जो मार्केट प्राइस गिवन है माइक्रोसॉफ्ट की, हमने कहा $80 है, इसमें डिविडेंड हमारे पास गिवन है, ओके, इसमें डिविडेंड हमारे पास गिवन है $8, और हमारी जो कांस्टेंट ग्रोथ रेट है वो 8% है। हमें इस क्वेश्चन में कहा गया कि ये जो न्यू शेयर है वो इशू किया जा रहा है, तो इसकी फ्लोटिंग कॉस्ट भी, फ्लोटेशन कॉस्ट भी इसमें शामिल है 10% की, तो वो भी कंसिडर होता है। तो हमने कहा कि इस न्यू स्टॉक का जो फार्मूला था, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल या गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल या डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, इसमें हमने वो वैल्यू ऑफ शेयर की जो प्राइस वैल्यू है उसमें से हमने फ्लोटेशन कॉस्ट को निकालना और फिर डिविडेंड पे डिवाइड करना। तो क्वेश्चन में हमारे पास ये डेटा गिवन है, वी जस्ट नीड टू पुटिंग द वैल्यू द फार्मूला। तो इसमें हमारे पास फार्मूले में क्या क्या गिवन है, तो हम वो यहाँ पर लिख लेते हैं कि डिविडेंड हमारे गिवन है, लेट से डिविडेंड हमारे पास है $8, तो डिविडेंड इज इक्वल टू $8, ठीक। इसी तरह P0 यानी प्राइस ऑफ जो स्टॉक है वो 80 है, ठीक है। ग्रोथ हमारे पास कांस्टेंट ग्रोथ जो है G कितना है, 8% है, और 8% है, तो दिस मीन्स कि ये 0.08 है फ्रैक्शन में, और इसके अलावा हमारे पास फ्लोटेशन जो कॉस्ट है वो 10% है, जो कि 0.10110। अच्छा, तो ये हमने हमारे पास गिवन डेटा है। तो अब गिवन डेटा के मुताबिक हम पुटिंग द वैल्यूज इन दिस फार्मूला, सो वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज इन द फार्मूला। तो सबसे पहले हम करेंगे 8 डिवाइड करेंगे P0, तो P0 हमारे पास है 80, फिर इससे हम माइनस कर रहे हैं 1 माइनस, क्वेश्चन में हमें F गिवन है 0.10, ठीक है, और फिर हम इसको डिवाइड करने से हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये हमने डिवाइड किया, इसको फिर हमने ऐड करना है विद 8% के साथ, तो हम 8% के साथ ऐड करते हैं, तो वी विल गेट द रिजल्ट विद दिस वैल्यू प्लस 8%, तो ये 19.11, यानी आप इसको 19% कह रहे हैं। कितनी परसेंट है? 19%।
तो सिंपली 19% आपने कैलकुलेट किया। तो सिंपल सा था, इसमें आपको वैल्यूज़ गिवन थी और आपने इसमें पुटिंग द वैल्यूज़ इन द फार्मूला, उस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट किया। बस आपने ये याद रखना है कि कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल विदाउट न्यू इशूइंग स्टॉक, वो ये फार्मूला यूज़ होगा, दिस वन। और जब आपने फाइंड आउट करना होगा विद न्यू इक्विटी स्टॉक, तो हमारे पास दूसरा फार्मूला इस्तेमाल होगा। अच्छा, ये हमारा जो आखिरी इसका मॉडल है वो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी स्टॉक का कैपएम। कैपएम हमारी लास्ट डिस्कशन, आपने ये कैपएम की थ्योरी मुख्तलिफ कोर्सेज में पढ़ाई जाती है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपेक्टेड रिस्क एंड रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी इन विच वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट, ये फाइंड आउट करके दिखाता है, ठीक है ना। जिसमें ये आपको कहता है कि हर सिक्योरिटी का, हर स्टॉक का, हर जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो उसके साथ दो तरह के रेट एसोसिएटेड होते हैं। एक उसका रिस्क फ्री रेट होता है और एक उसका प्रीमियम होता है। और ये जो प्रीमियम है ये डिपेंड करता है कि वो कौन सी इंडस्ट्री है, तो वो इंडस्ट्री या फर्म की ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमें कैसे कैलकुलेट करता है, विद द हेल्प ऑफ बीटा वैल्यू की मदद से हम ये कैलकुलेट करते हैं। तो कैपएम जो है एक इन डेप्थ डिस्कशन है और इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि कैपएम की थ्योरी है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की। तो इसमें हम सिर्फ यहाँ पर ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास इस थ्योरी के मुताबिक कि जो हमें रेट गिवन है, रिस्क फ्री रेट, वो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो हमारा जो फर्म का रेट है, और दूसरा हमारे पास मार्केट रिस्क है, ठीक है ना, मार्केट रेट है। ये हमें दोनों गिवन हो और साथ में स्लोप गिवन है, तो वी कैन फाइंड आउट, हम कैपएम की थ्योरी के मुताबिक हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को फाइंड आउट करें, जिस तरह हमें वहाँ पर गिवन था गॉर्डन ग्रोथ मॉडल में। तो यहाँ पर भी हमारे पास वैल्यूज़ गिवन होंगी और वी कैन ईजिली फाइंड आउट, हम तलाश कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी को। अच्छा, इसमें कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में हमने कैलकुलेट किस तरह करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, सपोज एक कंपनी है, उसकी रिस्क फ्री रेट 8% है, आरएफ उसका 8% है, जो एक्सपेक्टेड मार्केट रेट है, रिटर्न ऑन द मार्केट इज 16% इसका मार्केट है, आरएम, तो ये हमें गिवन है 16%। इफ अ पर्टिकुलर स्टॉक हैज अ बीटा वैल्यू, ये बीटा वैल्यू भी हमें गिवन है, स्टॉक की स्लोप जिसे हम कहते हैं, वो भी हमारे पास 0.7 है, यानी 7% है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न बेस्ड ऑन कैपएम, तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के तहत इसका एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। अच्छा, आपसे मैं थोड़ा ये पूछना चाहता हूँ, ये स्लोप बीटा के बारे में, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं एंड आई होप सो कि यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन। ये जो बीटा है ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, बीटा क्या है? कोई बताएगा? ये आपको जो बीटा है, जी बेटा, रिग्रेशन मॉडल में यूज करते हैं जो बीटा जो है ये वॉलेटिलिटी ऑफ रिटर्न है, वॉलेटिलिटी ऑफ रिटर्न जो कि आपको कैलकुलेट करता है। इट इज़ द बेसिकली रिस्क और रिटर्न के दरमियान किसी भी कंपनी की मार्केट रिस्क में उसका जो रिटर्न हासिल करता है, तो वो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है ये आपको बीटा बताता है।
जितना ज़्यादा होगा ये बीटा तो उतना ज़्यादा आपका रिस्क है। यानी हाई रिस्क, आप कहते हैं ना हाई रिस्क हाई रिटर्न, तो ये हाई रिस्क हाई रिटर्न वेरिएट करता है कंपनी टू कंपनी, मार्केट टू मार्केट। तो ये हर कंपनी के लिए डिफरेंट होता है। तो ये जो रिस्क और रिटर्न के दरमियान जो एवेल्युएशन है, वॉलेटिलिटी है, रिस्क और रिटर्न, ये डिफ्रेशिएट करती है फर्म टू फर्म, बिजनेस टू बिजनेस। तो हर फर्म का अलग, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक अलग बीटा होगा, वो सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइडर है। और मैकडोनल्ड्स का बीटा अलग होगा, शेल पेट्रोलियम का अलग होगा, क्योंकि जो रिस्क फैक्टर है वो हर कंपनी का अलग अलग है। जिस अभी वार चल रही है और इस वार में मिडल ईस्ट वार चल रही है, तो इसमें ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा उसके अंदर फ्लक्चुएशन आएंगी, डॉलर में फ्लक्चुएशन आएंगी। तो वो जो फर्म्स ऑयल के साथ डील करती हैं उनका बीटा चेंज होता रहेगा, उनका रिस्क और रिटर्न का जो फैक्टर है वो चेंज होता है। तो दिस मीन्स दैट कि उनका बीटा की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में हमने कहा कि जिस कंपनी का बीटा ज़्यादा होगा उसका क्या मतलब है कि उसकी ग्रेटर रिस्क है और उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न भी ज़्यादा है। तो इस केस में हमें सिंपली करना क्या है कि हमने इस फार्मूले में ये पुटिंग द वैल्यूज इन दिस फार्मूला इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द इक्विटी। हमने इक्विटी की वैल्यू आउट को फाइंड आउट करने के लिए हमने इस फार्मूले में पुट करना है, और वो क्या है कि रिस्क फ्री प्लस रिस्क प्रीमियम, रिस्क फ्री प्लस रिस्क प्रीमियम। ये वाला हिस्सा जो है ये बीटा और डिफरेंस बिटवीन मार्केट और रिस्क का, ये रिस्क प्रीमियम कहलाता है। ये जो मैंने पिंक कलर में कर दी, ये रिस्क प्रीमियम कहलाता है। तो रिस्क प्रीमियम आपने रिस्क फ्री के साथ ऐड करेंगे तो ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है। अब ये हम कैलकुलेट किस तरह करेंगे, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला कि रिस्क फ्री में आप जब ऐड करते हैं रिस्क प्रीमियम को, और रिस्क प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है जब बीटा मल्टीप्लाई होगा विद द डिफरेंस ऑफ मार्केट रिस्क एंड रिस्क फ्री, ठीक। तो इस क्वेश्चन के हवाले से अगर मैं इसकी सोल्यूशन की तरफ आऊँ कि KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी को फाइंड आउट करने के लिए हमें गिवन होगा रिस्क फ्री, तो इक्वल टू रिस्क फ्री हमारे पास है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 8%, RF, पहले मैं लिख लेता हूँ, प्लस बीटा, ये B स्टैंड फॉर बीटा, इनटू RM इज योर मार्केट रिस्क माइनस RF, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन में ये आपके सामने गिवन है, हम इसी को फार्मूले को फॉलो अप करेंगे, ठीक है। अब हमें ये चीज़ें गिवन है तो इक्वल टू, ये हमें गिवन है तो हम इसमें इसी को फॉलो करते हैं। रिस्क फ्री हमें कितना गिवन है इस क्वेश्चन में, ज़रा देख लें, 8% है, ये लिखा हुआ है रिस्क फ्री रेट क्वेश्चन में गिवन है, रिस्क फ्री रेट 8%, तो मैं इसको 8% लिख दे दूँ जी, ये 8% है, प्लस फिर हमें क्या गिवन है बीटा 0.7 बीटा हमारा, इनटू मार्केट रिस्क हमारे पास गिवन है मार्केट रिस्क 16%, तो 16%, जरूरी नहीं कि वैल्यूज यही हों, वैल्यू चेंज भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं, 16%, और रिस्क भी ऑलरेडी हमें गिवन है 8% गिवन है, ठीक। तो ये मैंने इसके साथ कैलकुलेट कर दिया, सिंपली पुटिंग द वैल्यूज इन द फार्मूला, उस फार्मूले में पुट किया। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, आंसर 0.136 है, 0.136, 13.6%, क्या है 0.136, यानी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के मेथड से अगर हम जाएं तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल 0.136 यानी 13.6% कैलकुलेट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगा। बस आपने इसमें याद रखना है
कैपेम का जो फार्मूला है इसको थोड़ा सा याद दहानी रखनी है, और इस फार्मूले की जो वैल्यूज़ हमें गिवन होंगी वो आपने कैलकुलेट करना आपको आती हो। तो हमारा ये जो फर्स्ट सेशन था ये यहाँ पर डिस्कशन कंप्लीट होती है। अच्छा, एक चीज़ इसमें थ्योरेटिकल डिस्कशन भी है, वो मैं यहाँ पर वाइंड अप कर लेता हूँ इसको। आर्बिट्राज वैल्यू, ये मैंने पहले भी क्लास में भी डिस्कस किया था। आर्बिट्राज कहते हैं प्राइस डिफरेंस, यानी किसी भी कंपनी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपने उसका कंपैरेटिव एनालिसिस करना है बिटवीन और डिफरेंट कंपनीज या डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन। तो ये जो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है फाइनेंस की थ्योरी में, आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी, और इसमें फाइंड आउट करते हैं हम एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स एंड इट्स रिस्क। और ये डेवलप हुआ था स्टीफन रॉस, इसकी बड़ी एक मशहूर बुक भी है फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि टेक्स्ट बुक के तौर पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है। तो इन्होंने इकोनॉमिस्ट है बेसिकली ये, तो इन्होंने स्टीफन रॉस ने 1970s में ये डिस्कस किया था और ये नई थ्योरी डेवलप की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के, जिसके थ्रू हम जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी को फाइंड आउट करते हैं। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं इकोनॉमिक फैक्टर? वो इकोनॉमिक फैक्टर आपका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, इंटरेस्ट रेट्स हैं, इन्फ्लेशन रेट्स हैं, चेंज इन कमोडिटी प्राइस है और मार्केट सेंटिमेंट हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी को फाइंड आउट करते हैं। और आप और ये जो थ्योरी उन्होंने डिफाइन की, ये आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी कहलाती है। आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी को आपको बहुत आसान, क्योंकि एक थ्योरी है, थ्योरेटिकल डिस्कशन है, इसको आसान अल्फाज में अगर बयान करूं कि इस थ्योरी में ये कहा गया है कि हर कंपनी की जो वैल्यू है वो ज़रूरी नहीं है कि वही वैल्यू उस कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो दूसरी जगह पर भी सेम हो। ठीक है, वैल्यू ऑफ द एसेट, यानी हर स्टॉक मार्केट में वैल्यू ऑफ द एसेट सेम नहीं रहेगी, क्योंकि बाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ बाज़ कंट्रीज़ के डिफरेंट हैं ग्लोबली, इंटरेस्ट रेट डिफरेंट है, इन्फ्लेशन रेट डिफरेंट है। यानी अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हमारे पास कंपनी है रजिस्टर्ड है, ज़रूरी नहीं है कि वही कंपनी रजिस्टर्ड हो चाइना में तो उसकी भी वैल्यू सेम ही हो। इंडिया में रजिस्टर्ड हो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में, वहाँ पर भी सेम हो, न्यूयॉर्क स्टॉक या नेस्डैक में हो तो वहाँ पर भी सेम हो। इनका कहने का मकसद ये था कि वैल्यू जो है स्टॉक डिटरमिन करना, उसके लिए डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिनको मौरूज़ खातर या अंडर डिस्कशन लाया जाता है, उसके बाद हम उसकी प्राइस को सेट करते हैं। ठीक, तो इसमें उन्होंने कुछ फैक्टर्स डिफाइन किए कि जिनकी बुनियाद पर हम इसकी प्राइसेस को सेट कर सकते हैं। वो 5 फैक्टर मॉडल था, जिसमें पहला फैक्टर, नंबर 1 फैक्टर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, नंबर 2 जो है इंटरेस्ट रेट है, नंबर 3 जो है वो इन्फ्लेशन है, नंबर 4 कमोडिटी प्राइसेस है और नंबर 5 मार्केट सेंटिमेंट्स हैं। ये 5 फैक्टर मॉडल है कैपेम का, जिसके बाद ये जो हमने रिस्क और रिस्क फ्री और मार्केट रेट रिस्क में डिस्कशन की थी ना, तो इसमें कहा कि इसमें अदर फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं जिनकी बेस पर हम प्राइस ऑफ इक्विटी डिटरमिन करते हैं। ठीक है, तो ये एक थ्योरेटिकल डिस्कशन है, ये भी इसमें शामिल थी। तो यहाँ तक आपको समझने की ज़रूरत है जितनी मैंने आपके साथ डिस्कशन की, इसमें इतनी ज़्यादा मज़ीद डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने ये जो तमाम जी बेटा, जैसे एपीटी के अंडर जो है वो आ रहा है ईआरआर और कैम्प वगैरह ना, तो फॉर एग्जांपल अगर आप क्वेश्चन देते हैं तो एपीटी के अगर बारे में हम नहीं लिखते, हम डायरेक्ट ईआरआर के बारे में लिख देते हैं या कैम्प के बारे में लिख देते हैं, इज दैट वैलिड? नहीं, इसमें आपको ये नहीं कहा जाएगा, मतलब हम यहाँ पर ये अभी इतनी डिटेल, क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेज हैं और ये इन डेप्थ एक ज़्यादा डिटेल डिस्कशन है। इसमें मेरे पास एक अच्छा आर्टिकल भी है, वो भी मैं आपके साथ फॉर सप्लीमेंट्री रीडिंग के लिए मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पर समझने की जो ज़रूरत है वो यही है कि आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी होती क्या है और ये इसमें क्या बयान किया जा रहा है, इसमें क्या कहा जा रहा है। तो आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी जो है ये
स्टीफन रॉस ने 1970s में पेश की, जो कि एक्सटेंशन है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसमें कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में शुरू में ये कहा गया था, 2 फैक्टर मॉडल था कि जी रिस्क फ्री मॉडल, रिस्क फ्री एंड रेट और मार्केट रेट इनके दरमियान कहा गया था, लेकिन इसमें अदर फैक्टर्स भी हैं और वो 5 फैक्टर्स मॉडल हो चुका है ये। और कौन कौन से 5 फैक्टर के? नहीं जी, इसमें तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स भी इन्वॉल्व हैं, इसमें इंटरेस्ट रेट्स भी हैं, इसमें इन्फ्लेशन रेट्स भी हैं, इसमें कमोडिटी प्राइस भी है, इसमें मार्केट सेंटीमेंट्स भी हैं। ये तमाम फैक्टर्स जब इन्वॉल्व हो जाएंगे, डिस्कस होंगे अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के साथ, तो फिर ये आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी कंप्लीट होगी। ठीक है, तो ये आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी में बेसिकली इन कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की एक्सटेंशन है और इसमें ये तमाम चीज़ें भी इंक्लूड की गई हैं। मिसाल के तौर पर गॉर्डन ने एक बात की थी कि जी डिविडेंड ग्रोथ होगा तो उसके साथ प्राइसिंग ऑफ द शेयर फाइंड आउट होगी, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द इक्विटी ऑफ द स्टॉक, यानी वैल्यू ऑफ द इक्विटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट स्टेप पे आए तो उन्होंने कहा नहीं जी आप इसमें जी सॉरी तो आपने सारी क्वांटिटेटिव रेशियोज बता दी हैं। जी, लेकिन यहाँ पर आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी में मैंने आपको क्वांटिटेटिव वैल्यूज को कैलकुलेट करने का नहीं कहा, इसमें थ्योरेटिकली एक थ्योरी है और थ्योरी को डिफाइन किया। मेरी बात समझ रहे हैं ना? इसमें आपको ये नहीं कहा कि आपको इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी गिवन है, इन्फ्लेशन भी गिवन है, इंटरेस्ट रेट भी गिवन है, नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द कैपेम। अंडरस्टैंड? क्योंकि रेशियोज तो बहुत सारी है ना जी सॉरी, रेशियोज तो बहुत सारी है इसलिए ना। हाँ, रेशियोज बहुत सारी हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ये नहीं गिवन, इस थ्योरी में आपको ये नहीं, ये थ्योरी है बेसिकली, इधर यहाँ पर कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन को नहीं देखा जा रहा। इस थ्योरी में एक सजेशन दी जा रही है या एक एडवाइस दी जा रही है कि भाई ये फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमने जो डिस्कशन की थी, ये सारी की सारी हमारी वीक 3 और 4 की डिस्कशन थी, जो हमारे हिसाब से वीक 3 और 4 है। तो उसमें मैंने आपके साथ ये डिस्कस की। मैं थोड़ा सा इसको दोबारा से गो थ्रू कर रहा हूँ जो मैंने आज डिस्कस किया, और फिर मैं नेक्स्ट डिस्कशन के लिए थोड़ी ब्रेक दूंगा और फिर दोबारा ज्वाइन करूँगा आपके साथ। हमने इक्विटी बिजनेस को डिस्कस किया और उसकी प्राइसिंग की टेक्निक्स कौन सी हैं। तो इक्विटी बिजनेस क्या होता है ये मैं प्रीवियसली डिस्कस कर चुका हूँ इन डिटेल। इसकी प्राइसिंग टेक्निक्स हमने यहाँ पर 3 डिस्कस किए, जो कि बेसिकली ये 3 नहीं है, हमने 4 डिस्कस किए हैं, लेकिन ये मेन जो है ये 3 हैं, जिसमें पहले नंबर पे डिस्काउंटेड कैश फ्लो है एनालिसिस, नंबर 2 डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल जिसको कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल या गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल भी कहा जाता है, और नंबर 3 रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मॉडल, हमने जिनमें 2 फर्दर मॉडल्स हमने डिस्कस किए। एक हमारी कैपेम डिस्कशन थी, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, और दूसरा आर्बिट्राज प्राइस थ्योरी हमने डिस्कस की। इसके अलावा हमने जो डिस्कशन की हैं वो हमने डिटेल मैथमेटिकल डिस्कशन की है डिस्काउंटेड कैश फ्लो को पहले हमने डिस्कस किया, और उसमें हमने कहा कि जो फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज थी उनकी प्रेजेंट वैल्यू को हम डिटरमिन करें। तो यह हमने प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है हमने उसको अप्लाई किया। हमने लास्ट डिस्कशन की थी इक्विटी वैल्यूएशन और फर्म वैल्यूएशन की। तो इक्विटी वैल्यूएशन के लिए हमारे पास जो गिवन कैश फ्लो ऑफ इक्विटी है इसको हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी पर डिवाइड किया है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फाइंड आउट की है, जबकि हमने फर्म वैल्यू के लिए हमने वैक का फार्मूला यूज़ किया। फिर उसके बाद एक इलस्ट्रेशन आपके सामने की जिसमें हमारे पास कैश फ्लो ऑफ इक्विटी गिवन थी और दूसरी तरफ हमारे पास कैश फ्लो ऑफ फर्म गिवन था। कैश फ्लो ऑफ इक्विटी के लिए हमने जो ऊपर फार्मूला गिवन था वो यूज़ किया है, और कैश फ्लो ऑफ फर्म के लिए हमने जो नीचे फार्मूला था वो दोनों सेम ही हैं, बस रेट जो है वो दोनों का डिफरेंट है। इसमें इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने सबसे पहले जो 6 स्टेप प्रोसेस किया, हमने कितने स्टेप प्रोसेस किया? 6 स्टेप प्रोसेस किया, जिसमें हमने सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फिर उसका इंटरेस्ट फैक्टर फाइंड आउट किया, फिर उसको डिस्काउंट किया, डिस्काउंट करने के लिए 1 से डिवाइड किया,
और फिर उसको कैश फ्लोज के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आई तमाम ईयर्स के लिए। उन सबको आखिर में ऐड कर दिया तो हमारे पास इक्विटी की वैल्यू है। इसकी फर्दर डिस्कशन है कि इसमें कुछ एरर्स आते हैं, इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं या एरर्स फाइंड किए गए हैं, वो एक अलग डिस्कशन है, वो मैंने अभी इसमें इंक्लूड नहीं की। मैंने यहाँ पर ही आपकी डिस्कशन को क्लोज किया। हमने एक और एक्सरसाइज आपने खुद सॉल्व किया है, तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है कि ये एक्सरसाइज सॉल्व करके मेरे साथ आज शेयर करें। जिसने आज शेयर नहीं की तो उसको अकॉर्डिंगली क्विज में मार्क किया जाएगा, हालांकि मैंने आपको इसमें हेल्प भी की। फिर इसके बाद मैंने डिविडेंड कहाँ पे शेयर करना है? व्हाट्सएप पे, ठीक है, व्हाट्सएप पे शेयर करना है। अपना नाम भी लिखना है उसके साथ, जिस पेज पर आप लिख कर रहे हैं तो उसके साथ आप अपना नाम भी लिखेंगे, ठीक। तो ये वाला है, इसको मैं ये जो है ना ये वाला जी सही है, तो चलो ठीक है, ये तो मैंने वैसे बताया था, ओके। ये करना है। और इसको जो मैं आपके साथ ये मैंने शेयर किया ना, तो इसको मैं आपके साथ वहाँ पर ग्रुप में, ये जो आपका ग्रुप है इसमें मैं ये आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। ये मैंने एज अ, ताकि आप इसको फॉलो करेंगे ना, तो मैंने एज अ आपके साथ क्विज़ के तौर पर शेयर, ठीक है, ताकि आप लोगों की थोड़ा सा आपकी इन्वॉल्वमेंट हो जाए। और कुछ स्टूडेंट्स ने सॉल्व भी किया बहुत अच्छे तरीके से। क्विज वन था, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर कर दिया। तो ये एक्सरसाइज शेयर की। फिर मैंने आपके साथ गॉर्डन ग्रोथ मॉडल डिस्कस किया, और गॉर्डन ग्रोथ मॉडल क्या होता है इसकी एग्जम्पशन डिस्कस की, इसके फार्मूला डिस्कस किया, और इस पर एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। फिर इसी तरह हमने न्यू कॉमन स्टॉक को डिस्कस किया अंडर गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, इस पर भी आपने एक क्वेश्चन डिस्कस किया। इसी तरह के क्वेश्चंस, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर मैंने आपके साथ कैपएम को डिस्कस किया, और कैपएम का भी एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। फाइनली मैंने आपके साथ आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी कि ये कब जनरेट हुई थ्योरी, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसमें फैक्टर्स कौन से इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये 5 फैक्टर मॉडल है, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और यहाँ पर हमारा ये वीक 4 का डिस्कशन कंप्लीट हुई। इसके बाद थोड़ा सा मैं 10-15 मिनट का ब्रेक देता हूँ, और फिर 4 o'clock पे दोबारा ज्वाइन करते हैं, और उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जो नई डिस्कशन है वो बिजनेस ऑफ, ये इस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके भी हैं, ये भी आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह ये भी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास डेट बिजनेस की डिस्कशन आएगी, बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें, ठीक है। तो सी यू आफ्टर द ब्रेक। आप सबसे गुजारिश है कि आफ्टर द ब्रेक दोबारा ज्वाइन, ओके। कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, और यहाँ पर भी दोबारा जब मैं ज्वाइन करूँगा तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? कितने देर की ब्रेक है? 15 मिनट्स, यानी 4 o'clock पर बस हम आ जाएंगे दोबारा। ओके सर,